11th वालों, आप लोगों का चैप्टर चल रहा था 14, लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। बोर्ड देख करके पता चल ही गया होगा कि वीडियो कहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है, श्रीनगर से। तो मैंने एग्जाम्पल्स करा दिए थे, 14.2 के एग्जाम्पल हो गए थे, क्वेश्चंस कराने हैं। एग्जाम्पल्स में 7, 8, 9 वाला जो था उसमें वॉइस की प्रॉब्लम गई थी, उसके लिए सॉरी फॉर दैट कि आपको उसमें वॉइस नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन देख करके समझ सकते हैं। अब मैं क्या बताऊँ, नहीं है, नहीं हो पाई, गलती हो गई। लेकिन इस वाले चैप्टर में, इस वाले वीडियो में दिक्कत नहीं होगी। पार्ट 8 है, पार्ट 8 है और एक्सरसाइज 14.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कराने आया हूँ। जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था सारी चीजें बता दी गई हैं, और जो भी इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आएगा उसका डिटेलिंग करूंगा, नहीं तो लगभग मैंने सब कराया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि प्रतिदेय से समस्या दिया हुआ है W1, W2, W3, W4, W5, W6, और बोला है कि कौन से प्रायिकता जो है निर्धारण वैध है या नहीं है, चेक करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए कि अगर कोई भी प्रायिकता है, अगर घटना ए है तो उसकी वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन इक्वल देन 0 और लेस देन इक्वल देन 1। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये रहता है कि 0 के बराबर या 0 हो या 0 से बड़ी हो प्रायिकता की वैल्यू, और या तो 1 के बराबर हो या 1 से कम हो। अगर इस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करता है प्रायिकता का कोई भी अवयव, तो फिर वो निर्धारण वैध है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट आया है कि अगर जितनी भी प्रायिकताओं की अवयव दिए हुए, जितनी भी प्रायिकता दी हुई है, उन सभी का जोड़, उन सभी का जोड़ अगर एक आता है तो भी वह वैध होगी प्रायिकता। तो हम दो कॉन्सेप्ट से लगभग सब कुछ चेक कर लेंगे, और जो भी होगा देखा जाएगा। नहीं है तो वो भी देख लेंगे, और है तो वो भी देख लेंगे। तो निर्धारण हमको वैध नहीं है ऐसा भी बताना है, या फिर वैध है ये भी बता देना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ए बिंदु पे दिया हुआ है 0.1, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2, 0.6। सबसे पहले ये तो पता चला कि 0 से ज्यादा है, ठीक है, वेरी कर रहा है। 1 से कम है, ये भी वेरी कर रहा है। नेगेटिव कोई नहीं है, मतलब सही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि 1 से कम है और 0 से ज्यादा है, मतलब धनात्मक है, सारे धनात्मक है और रेंज में भी है। इसका मतलब ये है कि ये वैध है। दूसरा कॉन्सेप्ट, जोड़ भी सकते हैं, इनको जोड़ लिया जाए, अगर जोड़ने पर वैध हो जाता है तो फिर सही। अगर देखा जाए हल, तो यहां से इसे हटा देता हूं मैं। हल लिखा, दिया है प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि S, W1, W2, W3, W5, W6, ओमेगा 6 7 तक है। अब थोड़ा बहुत एग्जाम में तैयारी में लगे रहेगा, और थोड़ा सा ये गणित अध्ययन, गणित विषय में जो 22 दिसंबर को था उस चक्कर में बहुत सारी तैयारियां करने में टाइम लग गया, तो नहीं रिकॉर्ड कर पाए हैं, सॉरी फॉर दैट। तो ए नंबर चूंकि दिए गए, चूंकि चूंकि दिए गए प्रायिकता के परिणाम, यहाँ पर जैसे उसमें दिया हुआ है ए नंबर पे जो अवयव दिए हुए हैं, ए नंबर के लिए दिए हुए हैं 0.1 और 0.01
और 0.05, 0.03, 0.1, 0.1, 0.2, 0.6, 1, 2, 3, 4, 7 इस तरह से ये पहले बिंदु पर दिए हैं और पूछा है कि क्या ये इसका प्रायिकता निर्धारण वैध है या नहीं है, जो भी है चेक करना है। जैसा कि एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बनना चाहिए आराम से। तो हमने देखा क्योंकि यहाँ पर प्रायिकता परिणाम धनात्मक और 1 से कम है। प्रायिकता परिणाम धनात्मक और 1 से कम है। पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 5, 3, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 6, 6 2 8 हो गया, 0.8। ठीक है, 5 3 8, 8 2 10, 5 3 8, हाँ ये 0, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9 1 10। तो यहाँ से ये पता चलता है कि 6 2 8 1 9 9 और वहाँ हुआ है 10, तो 10 की 0 हासिल आ जाएगी 1, इस तरह से ये 1 हो रहा है। तो यहाँ समझ में आया कि इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से चेक कर लिया कि सभी प्रायिकता परिणाम जो है वो धनात्मक है, 1 से कम है, मतलब रेंज में है, और सभी का जोड़ 1 है। इससे यह पता चलता है प्रायिकता निर्धारण वैध है। अतः प्रायिकता निर्धारण वैध है। ठीक है, इस तरह से आपको सारे कॉन्सेप्ट चेक करने होंगे। जैसे अगला दिया हुआ है 1/7, 1/7, 1/7, पूरे 1/7 हैं। अब यहाँ पर देखा जाएगा, अगर इसको दशमलव में चेंज करें तो सभी जीरो से मतलब धनात्मक हैं सारे, और 1 से कम है, ये भी ठीक बात है। और सभी को जोड़ लें, अगर हम सभी को जोड़ लें और ये 7 वैल्यू है, तो 1/7 को सभी को जोड़ा जाए तो ये 1 ही आएगा। इसका मतलब जो दूसरा वाला भी कॉन्सेप्ट है वो भी वैध होगा, अगर यहाँ पर 1/7 कर दिया जाए, 1/7 कर दिया जाए, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7 और 1/7, तो सर यहाँ पर सही प्रायिकता परिणाम धनात्मक है और 1 से कम है, और सभी को यहाँ पर जोड़ दिया जाए। 1/7, 1/7, 1/7, आप लोग होशियार है, इतना तो कर लेंगे ना। ये इस तरह क्वेश्चन एक पीछे मैंने एग्जांपल में कराया हुआ है, तो आप होशियार है। यहाँ पर सभी को करेंगे तो ये 7/7 आएगा, जिसकी वैल्यू 1 जाएगी। तो अतः प्रायिकता निर्धारण वैध है। जैसे सी नंबर को अगर हम जोड़ लें, सी नंबर को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पास 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 है, जो कि ये 1 से ज्यादा हो रहा है, 2.8 है, 1 से ज्यादा धनात्मक तो है, अगर सी नंबर पे देखा जाए तो 0.1 2 3 4 5 6 7 1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 ये है सारे। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर प्रायिकता परिणाम धनात्मक और 1 से कम है, ये तो ठीक रहा, 100 तो ठीक रहा, लेकिन इनका जोड़ जो है ना वो रेंज से बाहर है। 6 4 10, 5 5 10, 2 हो गया, 7 1 8, 2.8, जबकि 1 से
से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। अर्थात या फिर ये कहा जाए क्योंकि 2.8 नॉट इक्वल टू 1, इसलिए इसलिए प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है, इस तरह से बता देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें एक और क्वेश्चन है, अगर कोई नेगेटिव हो जाता है, कोई नकारात्मक हो जाता है, तो वहां पर बताना पड़ेगा कि पहला परिणाम और पहला परिणाम है या फिर दूसरा, इसमें देख लेते हैं कौन सा निकले। जैसे जैसे डी नंबर में देखा जाए कि -0.1 लिखा है, तो ये पहला परिणाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा परिणाम। पहला और पांचवा परिणाम जो है वो प्रायिकता ऋणात्मक है उसकी, तो फिर ये प्रायिकता निर्धारण क्या होगा, वैध नहीं होगा, तो बताना पड़ेगा। जैसे अगर डी नंबर की बात करें, मैं लास्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन को छोड़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ना, जो चीज बतानी है बस वही समझ लेना है कि कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डी नंबर वाले में सबसे पहले तो पूरे अवयव लिख देते हैं। सबसे पहले पूरे अवयव लिख देते हैं। लिखा हुआ -0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, -0.2, -0.2 और 0.1, 0.3, 0.1, 0.3। तो इस तरह से अपने पास चार कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। चार कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर प्रायिकता परिणाम, प्रायिकता परिणाम पहला -0.1 व पांचवा -0.2 ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। अब जब ऋणात्मक है, एक तो ये है, और जैसे ही प्रायिकता परिणाम ऋणात्मक होते हैं तो आप ये समझ लीजिए, अतः प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। इस तरह के कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर प्रायिकता परिणाम पहला वो पांचवा ऋणात्मक है, अतः प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमें पहले को सॉल्व करना था। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर दूसरा, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से ई नंबर कर लेना। ई नंबर वाले में देखेंगे कि लास्ट वाले जो है 15/4, मतलब सातवीं प्रायिकता परिणाम जो है वो एक से ज्यादा है, क्योंकि 15/14 है, 15/14 है। बताना पड़ेगा प्रायिकता परिणाम एक से ज्यादा है, इसलिए प्रायिकता परिणाम निर्धारण, प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है, तो लास्ट वाला भी वैध नहीं हो जाएगा। तीन प्रायिकता परिणाम जो है वो वैध नहीं है। ठीक, चलिए। प्रश्न नंबर 2, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता। अब सिक्के का अगर उछाल आया है तो आपको पता है कि मैंने फार्मूला बताया 2 की पावर n, कितनी बार, 2 बार, तो 2 की पावर 2 मतलब 4। यहाँ से ये पता चल जाता है कुल परिणाम जो प्रत्येक समष्टि है वो कितने आने वाले हैं, 4। हल दूसरा है 4.1, 14.1, 14.2 का दूसरा। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला
जाता है तब प्रतिदर्श समष्टि। दो बार उछालेंगे तो हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए, एक बार हेड एक बार टेल आ जाए, एक बार टेल एक बार हेड आ जाए। ये है कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कुल परिणाम 4 है, कुल परिणाम 4, कुल संभावित परिणामों की संख्या 4। घटना ए, घटना ए कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता। ए कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता। तो अगर एक घटना है कम से कम एक पट, अधिक से अधिक कुछ भी, अधिक से अधिक कुछ भी, लेकिन कम से कम एक पट तो रहबे करे। पट मतलब, तो सबसे पहले चित बता देता हूं। चित हेड मतलब एच, पट टेल, टेल टेल तो टी, क्लियर ना? ठीक, और टेल है कि टेल है जो भी देख लेना। तो कम से कम एक पट चाहिए उसे, तो टी एच या फिर एच टी। कम से कम एक तो रहबे करे, हो सकता है दोनों हो सकता है। घटना ए के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी? 3 हो जाएगी, संख्या 3 हो जाएगी। इसलिए इसलिए प्रायिकता पी ए बराबर ए के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या 3/4। अतः मैं साइड में लिख देता हूं, अतः एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता 3/4 है। ये इसी के नीचे लिख जाएगा। क्लियर दैट? ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। अब तो भाषा बनाते आने लगा होगा, है ना? क्या है कि इतने सारे क्वेश्चन किए, 10th में भी किए हैं और 11th में कर ही रहे हैं। सीबीएसई वालों, आप लोग भी जरूर लगाते रहो, प्रैक्टिस कर लो। क्या है कि क्वेश्चन पेज से भी उठ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 सिर्फ समझाते जाऊंगा और सॉल्व करते जाएंगे जो भी है। देखिए, एक आभास संख्या, एक पासा फेंके हैं, अगर एक पासा को फेंका गया है तो एनएस जो रहेगा वो 6 रहेगा, और एस क्या रहेगा?
1 2 3 4 5 6 ये हो NS हो गए 6, मतलब कुल प्रोजेक्ट समष्टि हो गए 6, और यही हमारी कुल संभावित परिणाम भी रहेगा। बोला है कि एक अभाज्य संख्या प्रकट होगी, तो अभाज्य संख्या 2 3 5, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये घटना है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या जो आएगी n आएगी, प्रायिकता अगर घटना ए माना गया है तो प्रायिकता आ जाएगी कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम 1/3 गुनी 6, 1/2 इज द आंसर। फिर बोला है 3 या 3 से अधिक संख्या प्रकट हो रही है, इसका मतलब ये हुआ अगर दूसरी घटना है 3 या मतलब 3 भी 4 5 6 और 3 से अधिक, इसका मतलब ये हुआ कि n जो आया है 4 आया, कुल परिणाम 6 है। दूसरी घटना b है, सब अनुकूल परिणाम 4, क्योंकि यहाँ तक ये सारे आ सकते हैं। कुल परिणाम 6, 2 दूनी 4 2 3 6, 2/3 का आंसर। बोला है एक या एक से छोटी, एक या एक से, तो घटना सी मानेंगे, एक या एक से छोटी, तो एक से छोटा तो कुछ है ही नहीं, एक ही रहेगा, इसका मतलब ये हो कि n बराबर 1 रहेगा। तो सी घटना होगी, अनुकूल परिणाम 1 है, टोटल परिणाम 6, 1/6 इज द आंसर। बोला 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना असंभव घटना है, 6 से बड़ी संख्या का प्रकट होना असंभव घटना, असंभव घटना, इसका मतलब d इक्वल टू 5 आ जाएगा। 5 का मतलब है 0 होता है, तो अगर घटना d की मैं बात करूंगा तो 0/6 होगा 0, मतलब असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ये भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने परिणाम दो बता दिया, ये d के लिए 0 बता दिया। ई नंबर बोला है 6 से बड़ी संख्या, इसके लिए तो हो गया 6 से बड़ी, 6 से छोटी संख्या प्रकट हो, 6 से छोटी, इसका मतलब ये है अगर 6 से छोटी देखा जाएगा तो ई घटना अगर है 6 से छोटी तो कौन बना सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, इसका मतलब ये हो कि 5, n बराबर 5, ns जो था वो तो 6 था ही, तो यहाँ पर घटना ई जो होगी हो जाएगी 5 और ये जाएगी 6, 5/6 इज द आंसर, 5/6 इज द आंसर। इनमें से मैं एक क्वेश्चन, मतलब आपको तो सारे परिणाम बता दिए, एक क्वेश्चन मैं अच्छे से करके बता दिखा देता हूँ। अगर शुरू करना हो तो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी लगभग तो सारे कॉन्सेप्ट बता ही दिए। सॉल्व कैसे करना है, एक पासे को एक बार उछालने पर एक पासा फेंका गया है, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 6, ये होगा ए नंबर। घटना ए, एक अभाज्य संख्या प्रकट होना, एक अभाज्य संख्या प्रकट होना, एक अभाज्य संख्या प्रकट होना, अगर अभाज्य संख्या प्रकट हो रही है तब तो ए इक्वल टू घटना हो जाएगी अभाज्य संख्या में 2 3 5, तो n बराबर हो जाएंगे कितने, यहाँ से हो जाएगा ns 6 और n बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तब प्रायिकता PA, घटना A की प्रायिकता A के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित
संभावित परिणाम 6 है, यानी कभी 3 दूनी 6, 1/2 मीटर। अतः अभाज्य संख्या प्रकट होने की प्रायिकता 1/2 है। इस तरह से सारे क्वेश्चन A B C D E तक पूरे ऐसे ही करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ, भाषा के साथ। मैंने एक बता दिया है, सारे इसी में अरेंज कर लेना। चलो, बाकी आंसर किस तरह से करना था सारे बता दिए हैं आपको। ABCDE घटना बनाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। भाग नहीं रहा हूँ, समझा दिया है, छोटे नहीं हो, बड़ा नहीं। नया साल आ रहा है, किताब को खत्म करना, जो मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा करेंगे वही डाल दिया करूँगा बस। क्वेश्चन नंबर 4, ताश की गड्डी से 52 पत्तों से एक पत्ता या वृक्ष निकाला जाता है, प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु होंगे? ये तो बहुत आसान है, 52 बिंदु होंगे, और जितने पत्ते उतने बिंदु, उसमें क्या। 52 ताश की एक गड्डी, एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, ठीक है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 52। कुल संभावित परिणामों की संख्या NS52। NS52 मैंने क्रमचय संचय में ना इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, ताश वाला। तो एक बार जा करके आप लोग देख लीजिए, यदि देखे हुए हैं तो आपसे बनता रहेगा। क्रमचय संचय का चैप्टर जा करके देख लेना। प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु हैं? प्रतिदर्श समष्टि में 52 बिंदु होंगे, क्योंकि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जो एक अवयव की तरह है। ये पहला। दूसरा, पत्ते का हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता क्या है? घटना ए, पत्ते का हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता, क्योंकि ताश की गड्डी में हुकुम का इक्का एक होता है, तब प्रायिकता PA बराबर हुकुम का इक्का होने की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या। हुकुम का एक है, पत्ते हैं 1/52, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। हुकुम का इक्का होने की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या 1/52।
सी नंबर सी नंबर सी नंबर में दो बिंदु दिए हैं कि जो पत्ता निकाला जाता है वह एक्का है या फिर काले रंग का है। ठीक है, सी नंबर में पहला पत्ता एक्का है, क्योंकि ताश की गड्डी में चार इक्के होते हैं, चार इक्के होते हैं, तब प्रायिकता की भी घटना भी है, पत्ता एक्का है, घटना भी, ताश की गड्डी में चार इक्के होते हैं, 4/52, 13×52, P बराबर 1/13। दूसरा दूसरा बिंदु बोला है कि काले रंग का है, पत्ता काले रंग का है, घटना सी, ताश की गड्डी में काले रंग के पत्तों की संख्या 26 होती है, 26 होती है, 26 होती है, इसलिए प्रायिकता ऑफ सी बराबर 26/52, 26 दूनी 52, 1/2, 1/2। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्लियर ना? अतः में सारे बिंदु कंसिडर कर सकते हैं या फिर हर बिंदु में आप अतः लिखते जाइएगा तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट रहेगा, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, डिटेलिंग पर्याप्त हो गई। मैं जो क्वेश्चन मुझे लगेगा उसको मैं पूरा करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो क्वेश्चन लगेगा कि ये आसान है तो इसमें क्यों कराऊं मैं, 26 आने वाला, 26 आने वाला। प्रश्न नंबर 5, अभिनत सिक्का। अभिनत का मतलब ये होता है कि और सिक्का है तो हम लोग जो जानते हैं उसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, अभिनत का मतलब नहीं जानते, अज्ञात। पांचवा क्वेश्चन, एक अभिनत सिक्का जिसके एक तल पर 1 और दूसरे तल पर 6 अंकित है, ठीक है, तथा एक अभिनत पाशा दोनों को उछाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रकट संख्या का योग 3 और दूसरा बिंदु है 12 है, ठीक है। दिया है एक अभिनत सिक्का, अभिनत सिक्का जिसके एक तरफ 1 और दूसरी तरफ 6 लिखा हुआ है या 6 अंकित है, 6 और अभिनत पासा दोनों को एक साथ
साथ उछाला जाता है, उछाला जाता है, दोनों को एक साथ उछाला जाता है। तब घटना ए योग 3, तब घटना ए योग 3 प्रकट होने की प्रायिकता। क्योंकि 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 एक साथ उछाला गया है, तब संभावित परिणाम। अब देखो क्या होता है, एक के साथ पहले पूरे आ जाएंगे, 1 2 3 4। भाई सिक्के में एक तरफ ए आया और जो ये पासा है उसके सारे अंक इसके साथ आ रहे हैं, 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा है, 5 पीछे वाला, 6 आगे वाला। तो एक के साथ ये पहले सिक्का ऊपर है, एक बार 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, तो ये सारे कर रहा हूँ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उसी सिक्के पर 6 आ रहा है, क्योंकि दूसरा तरफ में 6 लिखा है और सिक्के के पासे के पूरे अंक अब 6 के साथ आ रहे हैं, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 पीछे है, 6 आगे तरफ। तो 6 पर 1, 6 पर 2, 6 पर 3, 4, 5 और ये 6। तो इसका मतलब ये है जो संभावित परिणाम है, मतलब NS, तो इसे अगर मैं इसमें बंद करके लिखूं, ये S कहलाएगा। तो NS कितना हो जाएगा भाई, 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा। इसलिए प्रायिकता PA बराबर, उसने बोला योग 3 प्राप्त करना, और योग 3 के लिए तो एक ही है, मुझे लगता है बाकी सब जगह तो ज्यादा होगा, तो 1 है, तो 1 अपान 12, यानी देना n बराबर 1, 1 और 2 है जो सिर्फ इसे वेरीफाई कर रहा है, एक घटना। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इसको पूरा लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे लिखता हूँ। एक ही घटना है, योग 3 प्राप्त होने घटना 1। ठीक है, साइड में बता दी, प्रायिकता यहाँ बता दी। अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ पर लिख देना योग 3 प्राप्त होने की प्रायिकता बटे कुल प्रदेश समष्टि, तो आपकी एक लाइन और बढ़ जाएगी, एक बार लिखने की, एक बार मान रखने की। इस तरह से मैं दूसरा बिंदु लिख रहा हूँ, घटना B योग 12 प्रकट होने की प्रायिकता है, एक साथ उछाला गया, तब संभावित परिणाम ये आए, ये आए, 12 हो गया, ये हो गया, यहाँ भी एक रहेगा और घटना चेंज हो जाएगी, और यहाँ 12 लाने का तो 6 आएगा, और ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। योग 12 प्राप्त होने की घटना 6, अतः हमें दोनों लिख दिया जाएगा। 1/12 इसका आंसर। क्लियर है? अतः हमें दोनों घटनाओं को बता देना कि योग
घटना ए के 3 योग प्रकट होने की प्रायिकता 1/12 और घटना बी के योग 12 प्रकट होने की प्रायिकता 1/12 है। अब सब समझ में आ गया, फॉर्मेलिटीज है कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना रहेगा यार सर ने तो पूरा पढ़ा है नहीं बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, सब याद रहता है। लड़के लोग अभी तो जितने वीडियो डाला ना वही कंप्लीट ना किए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, नगर परिषद में 4 पुरुष व 6 स्त्रियां, ठीक है। यदि एक समिति के लिए यादृच्छा एक परिषद सदस्य चुना गया है, ठीक, मतलब नगर परिषद में 4 मेल और 6 फीमेल, ठीक है। इनमें से एक सदस्य को निकालना है, मतलब चुना गया है, परिषद सदस्य चुना गया है, तो एक स्त्री के चुने जाने की प्रायिकता, स्त्री के चुने जाने के तो अनुकूल परिणाम 6 हो गए और टोटल परिणाम 10 है, 2 3 6 2 5 10, 3/5 है प्रायिकता, 3/5 है प्रायिकता। भाई प्रत्येक समष्टि तक 10 हो जाएंगे टोटल। अब अनुकूल परिणाम कितने, 6, क्योंकि स्त्री चुनना है, एक सदस्य जो है वो स्त्री, जिसको परिषद सदस्य के लिए चुना गया। ये सवाल बहुत आसान था, ये सवाल बहुत आसान था। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, आज 10 तक करना है, तो प्रश्न नंबर 9 में पहले करा देता हूँ, जो आसान है फिर उनको एक एक करके कर लेंगे। 7 और 8 थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है क्योंकि उसमें दिख रहा है ना सब। यदि किसी घटना ए की प्रायिकता 2/11 है तो घटना ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दिया है किसी घटना ए की प्रायिकता 2/11, तब घटना ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना। तो घटना ए नहीं की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना ए की प्रायिकता 1 माइनस 2/11, 9 2 11। अतः घटना ए नहीं की प्रायिकता, अतः घटना ए नहीं की प्रायिकता 9/11 है आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 ओके। क्वेश्चन नंबर 10, फिर वापस आते हैं 7 और 8 पे, फिर वापस आते हैं 7 और 8 पे। ये आसान क्वेश्चन है इसलिए मैंने कहा कि छोटे छोटे इनको पहले कर दूं, ठीक है। ये ज्ञानोदय वाले जो हैं इनके एग्जाम पता ना होगा सर, 15 फेब से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, शब्द ASSINATION एसेसिनेशन से एक अक्षर यादृच्छिक चुना गया है, प्रायिकता ज्ञात की, चुना गया अक्षर एक स्वर है एक व्यंजन है, बहुत सही।
अक्षर ASSINATI एसासिनेशन, ठीक है, से एक अक्षर या दृश्य चुना जाता है, या दृश्य चुना जाता है। ए नंबर पहला, चुना गया अक्षर स्वर है। चुना गया घटना, घटना ए, अक्षर स्वर है, तो यहाँ से लिख देंगे ए। अब ये घटना में क्या है, स्वर है, स्वर मतलब ए ई आई ओ यू, स्वर है ए ई आई ओ, ठीक है, बस ए ई आई ओ यू। लेकिन आप ये देख लीजिए कि ए 2 बार है, 3 बार है, आई 2 बार है और ओ 1 बार है। तो मैंने तो सिर्फ स्वर बताए, ए 3 बार है, आई 2 बार है और ओ 1 बार है। तो कुल कितना एन हो गया, 3 3 6। तो कुल वहां पर स्वर कितने हो गए, 6। टोटल एस प्रदेश समष्टि कितना है, संभावित कुल परिणाम कितने हैं, कुल अक्षर कितने हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कुल अक्षर, कुल अक्षर 4 4 8 8 5 13। तो कुल अक्षर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 13, कुल अक्षर 13, ठीक है। तो प्रायिकता पी ए बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम 6 है, संभावित परिणाम है 13। यहाँ से अतः अक्षर स्वर स्वर चुने जाने की प्रायिकता 6/13, प्रायिकता 6/13। इस तरह से ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 का पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु, घटना बी, अक्षर व्यंजन है, अक्षर व्यंजन है, और जब व्यंजन है तो क्या, डबल एस, फिर डबल एस, फिर एन टी और एन, कितना हो जाएगा एन टोटल, 3 4 7, 7 हो जाएगा। तो अक्षर व्यंजन के लिए कुल अक्षर 13 रहेंगे, कुल परिणामों की संख्या 7 हो जाएगी, 7/13। व्यंजन चुनी जाने की प्रायिकता 7/13। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। 10 ही कराने थे, अभी तो बचे हुए हैं, दो मैं करा लेता हूँ, दो मैं करा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक अभिनत सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। 4 बार उछाला गया एक सिक्के को, 2 की पावर n, 2 की पावर 4, 16 पढ़ना। प्रदेश समष्टि 16, 16 तो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, अच्छा ऐसे दिखाएंगे। एक व्यक्ति प्रत्येक चित पर 1 रुपए जीत लेता है। चित मतलब हेड, हेड पर 1 रुपए मिल जाता है और प्रत्येक पट पर 1.5 रुपए हारता है। मतलब अगर टेल आ गया, पट आ गया तो 1.5 रुपए हार जाता है, मतलब माइनस होता है। इस परीक्षण के प्रत्यक्ष समष्टि को ज्ञात करना है, ठीक। तो परीक्षण का प्रत्यक्ष समष्टि ज्ञात करना है, तो मैंने 16 आपको बता दिया है। जब लिखेंगे तो देखेंगे, बाहर जाएंगे पूरे। बोला है आप 4 उछालों में कितनी भिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही इन राशियों में प्रत्येक की प्रायिकता भी बताइए। लंबा क्वेश्चन है ना, पहले ही बताया था। दिया है एक अभिनत सिक्का जिसे 4 बार उछाला जाता है, जिसे 4 बार उछाला जाता है, जिसे 4 बार उछाला जाता है। तब तब प्रतिदर्श समष्टि। अब देखिए 16 बनाना है, 4 हेड, एक टेल आ गया। अब इसी टेल को नचा लो, वो आगे आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 2 टेल ले आते हैं, इसको यहां से लिखिए। अब ऐसे करिए, 2 टेल ले आइए। अब यहीं पे अभी 2 टेल यहाँ थे, 2 यहाँ हो गया, ऐसे यहाँ गया, 2 आगे आ गए, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एच टी एच टी टी एच टी एच यहाँ तक पहुंचा, 3 बातें। पूरे टी पर। अब देखते हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15। अब एक बच रहा है, क्या बच रहा है, काउंटिंग पावर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक क्या घट रहा है दया। और कोई,
इसमें एक शायद कुछ कम हो रहा है क्या? कम ये हो रहा है कि अगर एक कहानी ऐसी भी हो सकती है, बाहर बाहर टी रहे, अंदर अंदर एच रहे, है ना? अब नंबर ठीक है, 16 है, तो यहाँ पर NS हो जाएगा 16। ये एक एक बिंदु उसने पूछा था प्रत्येक सेमेस्टर। ठीक है, क्योंकि प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 4 बार की उछाल में अधिकतम चित्र 4 बार आएगा। अधिकतम चित्र 4 बार, या पट पट भी अधिकतम चित्र 4 बार आ सकते हैं, ये भी कर देते हैं। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, अधिकतम चित्र 4 बार आ सकते हैं। तो उसने चित्र पर 1 रुपए बोला था, क्योंकि चित्र आने पर 1 रुपए जीतना, पट आने पर 1.5 रुपए हारना। इसलिए इसलिए 4 चित्र आने पर राशि 4 रुपए, ये होगी पहली राशि। ये लिखिए इसको, फिर आगे लिखते हैं। तो इसे चार चिताने पर 4 रुपए, 3 चित और 1 पट आने पर राशि। 3 चित आएंगे तो 3 रुपए ये हो गया, और माइनस का 1.5 रुपए, तो 1.5 रुपए। अभी यहाँ पर लाभ है, जीत रहा है, लाभ है, यहाँ भी लाभ है। 2 चित और 2 पट आने पर राशि। 2 चित 2 रुपए हो जाएगा, और 2 पट मतलब 3 रुपए, इसका मतलब 1 रुपए, 1 रुपए हानि। हानि हानि का मतलब माइनस ही होता है, तो माइनस ना लगा करके हानि लिख दिया गया है, ठीक है ना? यहाँ इस तरह लिख सकते हैं, माइनस 1 रुपए बराबर 1 रुपए हानि। अब एक चित आ जाए और 3 पट हो जाए आने पर राशि। अब एक चित आएंगे तो 1 रुपए यहाँ हो जाएगा, 15 तिया 45, 4.5 रुपीज, तो माइनस का 3.5 रुपए, या फिर 3.5 रुपए, 3.5 रुपए की हानि हो गई। या फिर 4 पट आने की आने 4 पट आने पर राशि, और 4 पट आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा
15 चौको 60 माइनस 6 रुपए, मतलब 6 रुपए की हानि। भाई -5 1.5 रुपए जुड़ेगा, चारों में हार गया तो माइनस के 6 रुपए हो जाए। तो क्वेश्चन में ये बोला था कि कितनी भिन्न भिन्न राशियां, 4 रुपए आ सकता है, 1.5 रुपए आ सकता है, 1 रुपए आ सकता है, माइनस में 3.5 माइनस का 6 रुपए, ये हो गया हमारी राशियां। अब प्रश्न में ये भी कहा था कि इन राशियों की प्रायिकता भी बतानी है। इन राशियों की प्रायिकता, जैसे 4 रुपए कब आया है, इस राशि की अगर 4 रुपए की राशि की प्रायिकता बतानी है तो जब 4 चित आए थे, चित मतलब हेड, हेड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर घटना इसको ए माने तो 4 हेड आएंगे तब ये 4 रुपए बनेगा, तो प्रायिकता जो आएगी पी ए, वो 4 हेड पर एक और 16 टोटल, तो पहली घटना 4 रुपए के लिए प्रायिकता 1/16 हो जाएगी। एक बटे 16 आएगी। तो किस तरह से इसको शुरू कैसे करेंगे, इस प्रकार राशियों की प्रायिकता, 4 चित आने पर 4 रुपए की राशि प्रायिकता, ये बना दिया। प्रायिकता पी ए बराबर 1/16, ये पहली है। अब जैसे व्यक्ति को राशि 5 रुपए पर प्रायिकता 3 चित और 1 पट, तो अगर घटना बी है तो 3 चित और 1 पट, इसका मतलब एच एच टी, 3 चित है 1 पट, तो एच टी एच, एच टी एच एच, टी एच एच, 4 यहाँ पर कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। तो प्रायिकता पी भी हो जाएगी 4/16, चाहे तो 1/4, इस तरह से 1/4, 1/4। तो आपको अब थोड़ा सा समझ में आया होगा कि इन राशियों पर किस तरह से क्वेश्चन बनता है। इसी पे मैं तीसरा सुधार रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन इस पे बना रहा हूँ, इसी वाले में व्यक्ति को राशि 1 रुपए, वो भी माइनस 1 रुपए वो प्रायिकता, 2 चित 2 पट, 2 चित 2 पट। अब देखिए एच टी एच टी, टी एच टी एच, टी एच एच टी, या फिर एच टी टी एच,
कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 2 चित्र 2 पट। एक और इसमें छूट रहा है, यहाँ देखो TTHH, TTHH, यहाँ पर इसी नंबर की घटना कहलाएगी। तो PC जो रहेगा, कितने हैं, 3 3 6, 6/16, 2 3 6, 2 8 3/8 इज द आंसर। एक चित्र 3 पट, एक चित्र 3 पट, ये वाला इससे सेम रहेगा। जितना आंसर इसका भी आया होगा उतना आंसर इसका होगा। व्यक्ति को राशि 3.5 रुपया माइनस, एक चित्र 3 पट, एक चित्र 3 पट, डी हो जाएगी घटना। 4/16, 6 4 16, 1/4 इसका आंसर, 1/4 इसका आंसर। 3.5 रुपए के लिए, 6 रुपए के लिए, इसी में सुधार देता हूँ। चौथा हो गया ना, पांचवा है, पांचवा। व्यक्ति को राशि -6 रुपए पर प्रायिकता 4 पट आएंगे, और 4 पट आने की प्रायिकता जो है वो एक ही होगी। घटना ए है, 4 पट ये है, प्रायिकता ऑफ ए इक्वल टू 1/16 इज द आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपका आउट होता है। इस तरह से